ये कुछ कांस्य की मूर्तियां हैं जो 100 साल से भी पहले दक्षिणी नाइजीरिया में चोरी हो गई थीं। बेनिन के राजा के महल से चुराई गई अधिकांश कलाकृतियां अंततः ब्रिटिश संग्रहालय में पहुंच गईं। बेनिन शहर के नीचे एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया छिपी है जिसने पुरातत्वविदों को अचंभित कर दिया है और इतिहास को नया अर्थ दिया है। एक एक परत खोदने पर जमीन से ऐसे रहस्य उजागर हुए जो किसी की कल्पना से कहीं अधिक प्राचीन, समृद्ध और चौंकाने वाले थे। यह खोज अफ्रीका के अतीत के बारे में पुरानी मान्यताओं को चुनौती देती है और एक परिष्कृत, शक्तिशाली सभ्यता को दर्शाती है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि बेनिन सिटी में उजागर हुए रहस्य मानव इतिहास की कहानी को फिर से लिख रहे हैं। मिट्टी के नीचे छिपा शहर। वर्ष 2022 में नाइजीरिया के बेनिन शहर में पुरातत्वविदों का एक समूह चुपचाप 2 भूखंडों पर काम कर रहा है। ये भूखंड बाहरी लोगों को देखने में साधारण लग सकते हैं, जो पश्चिम अफ्रीकी कला के भावी संग्रहालय के लिए निर्धारित खाली स्थानों की तरह दिखते हैं। यह परियोजना निर्माण पूर्व खुदाई की एक मानक प्रक्रिया प्रतीत होती है, जिसमें विशेषज्ञ छोटी कलाकृतियों की खोज करते हैं, अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करते हैं, स्थल को तैयार करते हैं और निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं। टीम को बेनिन सिटी में कुछ क्षतिग्रस्त मिट्टी के बर्तन और प्राचीन मिट्टी की ईंटों से बने घरों के अवशेष मिलने की उम्मीद है। उनका मानना है कि ये खोजें न तो महत्वपूर्ण होंगी और न ही अप्रत्याशित। हालांकि वास्तविकता कहीं अधिक रोचक है। बेनिन शहर कभी एक उल्लेखनीय और रहस्यमय अफ्रीकी साम्राज्य का केंद्र था। इस क्षेत्र की मिट्टी अद्वितीय है। यह स्मृतियों को संजोए रखता है, इतिहास को संरक्षित करता है और समय के साथ धुंधले पड़ चुके रहस्यों की रक्षा करता है। जब खुदाई शुरू होती है तो धरती स्वेच्छा से इन छिपी हुई कहानियों को एक बार फिर उजागर करती है। इसका पहला संकेत तुरंत मिल जाता है जब एक फावड़ा किसी ठोस वस्तु से टकराता है, जो कोई सामान्य पत्थर या आधुनिक सामग्री नहीं होती। दरअसल यह एक मजबूत, सपाट और लाल ईंट है, जिसे इस स्थान के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से कठोर बनाया गया है। इस अप्रत्याशित खोज ने एक साधारण कार्य को कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रयास में बदल दिया है। नाइजीरियाई और ब्रिटिश टीम के संयुक्त प्रयासों से पता चलता है कि उन्हें एक विशाल पुरातात्विक परियोजना की शुरुआत मिली है, जैसी परियोजना इस क्षेत्र में 1960 के दशक के बाद से नहीं देखी गई है। मिट्टी की कहानी धीरे धीरे खुलती है, जो शहरी विकास के नीचे दबे समृद्ध इतिहास को उजागर करती है। पुरातत्व में इसे स्तरीकृत अभिलेख कहा जाता है और यह कहानी धरती पर अंकित है। 8 शताब्दियों के दौरान यह कहानी विकसित हुई है। जैसे जैसे वे परतें खोदते जाते हैं, अतीत और भी प्राचीन होता जाता है। सबसे पुरानी परतें, जो लगभग 1200 ईस्वी पूर्व की हैं, जीवन के प्रारंभिक संकेतों को प्रकट करती हैं। इनमें अपरिष्कृत मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मौजूद हैं, जिन पर बुनियादी आवर्ती डिजाइन बने हुए हैं। ये अवशेष इस क्षेत्र के मूल निवासियों, उन कृषकों से संबंधित हैं जिन्होंने शक्तिशाली राज्य के उदय से सदियों पहले उपजाऊ मिट्टी पर खेती की थी। हालांकि जैसे जैसे समूह जमीन में गहराई तक जाता है और 15वीं शताब्दी की परतों तक पहुंचता है, कहानी एक नया मोड़ लेती है। बुनियादी ग्रामीण जीवन लुप्त हो उठता है। इसके बजाय किसी भव्य संरचना की नींव उभरने लगती है। ये विशाल महल के प्रांगणों की शुरुआत को दर्शाते हैं। ये साधारण आवासों के खंडहर या अव्यवस्थित संरचनाएं नहीं हैं। ये सुनियोजित और योजनाबद्ध क्षेत्र हैं जो ठोस मिट्टी की दीवारों से घिरे हुए हैं। इनमें से कई दीवारें 6 फीट से भी अधिक चौड़ी हैं और लोहे से युक्त मिट्टी से बनी
लैटेराइट ईंटों से मजबूत की गई हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इन ईंटों को उस तापमान से कहीं अधिक तापमान पर पकाया गया था जितना पहले इस क्षेत्र में संभव माना जाता था। इतनी उच्च तापीयता प्राप्त करने के लिए परिष्कृत भट्टों की आवश्यकता थी। ये साधारण भट्ठियां नहीं थीं, बल्कि आग, ताप और अभियांत्रिकी की गहरी समझ रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्मित जटिल संरचनाएं थीं। कुछ विद्वान इससे भी अधिक जटिल सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क है कि ईंटें बनाने और कांसे ढालने वाले लोग कुशल कारीगरों के एक गुप्त संगठन के सदस्य थे, जो बहुमूल्य जानकारी को सुरक्षित रखते थे। इस जानकारी ने संभवतः राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें प्रसिद्ध कांसे और मूर्तियां बनाने में सक्षम बनाया, जिन्हें आधुनिक समय में भी सम्मान दिया जाता है। खुदाई स्थल लगभग 13,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जो विशाल महल परिसर का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कभी लगभग 24 एकड़ में फैला हुआ था। इसके बारे में सोचना वाकई अद्भुत है। एक जटिल रूप से व्यवस्थित स्थान जो लगभग 20 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। हर छोटी से छोटी बात पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है और वह सोच समझकर तैयार की गई है। पुरातत्वविद बेनिन सिटी में प्रयुक्त नवोन्मेषी इंजीनियरिंग तकनीकों से अत्यंत प्रभावित हैं। मध्यकालीन यूरोप के उन शहरों के विपरीत जो जल निकासी और बीमारियों जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, बेनिन सिटी का लेआउट परिष्कृत और सुनियोजित था। व्यापक स्कैन और भौतिक साक्ष्य शहर में जल निकासी चैनलों के एक सुव्यवस्थित नेटवर्क की उपस्थिति को दर्शाते हैं। संकरी वी आकार की ये नहरें, जिनकी गहराई लगभग 20 इंच है, अतिरिक्त वर्षा जल को आवासीय और सार्वजनिक क्षेत्रों से दूर मोड़ने के लिए बनाई गई थीं। इस नवोन्मेषी जल निकासी प्रणाली ने शहर को बाढ़ और बीमारियों से बचाया। यह प्रणाली दूरदर्शिता, जलवायु पैटर्न के व्यापक ज्ञान और जन कल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उस दौर में अन्य क्षेत्रों में इस तरह का उच्च स्तरीय समन्वय शायद ही कभी देखने को मिलता था। इसके बाद एक अप्रत्याशित खोज होती है। टीम को एक पुराने जल निकासी चैनल में लोहे के चूरे का ढेर मिलता है। विश्लेषण से पता चलता है कि प्राचीन काल से ही श्रमिक लौह अयस्क को 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान पर गर्म करते थे। यह उन्नत भट्टियों की मौजूदगी का संकेत है, जो पिछली अपेक्षाओं से कहीं आगे थीं। यह स्थल राज्य का केंद्रीय औद्योगिक केंद्र था, जहां कुशल कारीगर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध धातु का निर्माण करते थे। मिट्टी की ऊपरी परतों में तांबे की मिश्र धातु से बनी छोटी घंटियां और बाजूबंद मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि बेनिन शहर का पश्चिमी अफ्रीका से लेकर ट्रांस सहारा मार्गों तक फैले व्यापार मार्गों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों से संबंध था। ये कलाकृतियां बताती हैं कि बेनिन शहर एकांत में बसा हुआ नहीं था, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जिसे उच्च सम्मान प्राप्त था और जो उच्च स्तर की परिष्कृतता से युक्त था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली खोज ने जांच की एक नई लहर का द्वार खोल दिया। हमारे साथ बने रहिए। वह महल जो फिर से खड़ा हुआ। सितंबर 2025 में हुई एक महत्वपूर्ण खोज ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। व्यापक खुदाई के बाद पुरातत्वविदों ने ओबा के महल के छिपे हुए मूल भाग को उजागर किया, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि यह 1897 के ब्रिटिश आक्रमण के दौरान नष्ट हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से महल का मूल स्वरूप जमीन के नीचे अक्षुण्ण बना रहा, धैर्यपूर्वक खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रारंभिक आश्चर्य लेआउट को देखकर हुआ, क्योंकि नींव की खाइयां उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम
चारों प्रमुख दिशाओं के अनुरूप सटीक रूप से स्थित थीं। ऐसा करने का जानबूझकर लिया गया निर्णय दक्षिण में काफी दूरी पर स्थित ग्रेट जिम्बाब्वे में पाई जाने वाली सावधानी पूर्वक योजना को दर्शाता है। सटीकता का यह स्तर दर्शाता है कि ऐतिहासिक बेनिन साम्राज्य के वास्तुकारों को सूर्य और बदलते मौसमों सहित खगोलीय पैटर्न का परिष्कृत ज्ञान था। इसके बाद एक और गहन प्रश्न उठा। क्या यह व्यवस्था महज सजावट के लिए थी या महल के निर्माण के पीछे व्यावहारिकता से कहीं अधिक गहरा उद्देश्य था? कुछ इतिहासकारों का अब यह सिद्धांत है कि संपूर्ण परिसर को एक ब्रह्मांडीय ढांचे के रूप में बनाया गया था, जो एक ऐसे माध्यम का काम करता था जहां ओबा, जिन्हें अलौकिक और सांसारिक लोकों के बीच एक दिव्य मध्यस्थ के रूप में पूजा जाता था। आकाशीय ऊर्जाओं का उपयोग कर सकें। यदि यह परिकल्पना सत्य है तो महल केवल राज परिवार के रहने योग्य निवास स्थान नहीं था, बल्कि यह संभवतः एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र के रूप में कार्य करता था। एक पवित्र योजना जिसे राज्य की भलाई के लिए सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जाओं का उपयोग करने के लिए बनाया गया था। इस प्राचीन दिव्य महल के अवशेषों के भीतर खजाना वास्तव में विस्मयकारी था। समूह ने तेंदुआ आकृति से सजे 200 से अधिक जटिल रूप से डिजाइन किए गए हाथी दांत के टुकड़ों का संग्रह खोजा, जो ओबा के दरबार में राजसीपन का प्रतीक था। जांच से पुष्टि हुई कि हाथी दांत की ये कलाकृतियां काफी दूरी पर स्थित कैलाबार के जंगलों से आई थीं। इस खुलासे से उन परिष्कृत व्यापार नेटवर्कों के अस्तित्व का पता चलता है जो नदियों और लकड़ी की नावों का उपयोग करके मूल्यवान वस्तुओं को बेनिन सिटी तक पहुंचाते थे। पास ही में समूह को मूंगे के मोतियों के गुच्छे मिले। ये कोई साधारण मन के नहीं थे। ये हजारों मील दूर हिंद महासागर से आए थे, संभवतः भूभाग के पार या प्राचीन समुद्री मार्गों से होकर यहां पहुंचे थे, जिनके अस्तित्व को कुछ ही लोग मानते थे। इन मनकों का उपयोग भव्य वस्त्र बनाने में किया जाता था, जिनका वजन 11 पाउंड से अधिक हो सकता था। कल्पना कीजिए, एक सम्राट की जो दूर दराज के देशों से प्राप्त धन संपन्न वस्तुओं से बने वस्त्रों में आत्मविश्वास से इतरा रहा है। एक उल्लेखनीय खोज हाथीदांत से बना और छोटी छोटी सीपियों से सजा हुआ एक क्षतिग्रस्त नमकदान था। इसमें 15वीं शताब्दी के शक्तिशाली शासक ओबा इवारी द ग्रेट का चित्र बना हुआ था, जिन्होंने शहर की भव्य दीवारों का निर्माण भी करवाया था। टीम ने कार्बन डेटिंग का उपयोग करके यह सत्यापित किया कि अधिकांश खोज 16वीं शताब्दी की हैं, जिसे बेनिन साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता था। अंतिम परीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण जांच की गई, जब शोधकर्ताओं ने यूरोपीय संग्रहालयों में प्रदर्शित प्रसिद्ध बेनिन कांस्य मूर्तियों में मौजूद धातुओं के संबंध में खुदाई के दौरान प्राप्त धातुओं की संरचना का विश्लेषण करने के लिए XRF स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रयोग किया। यह प्रक्रिया सटीक थी। खुदाई में मिले कांस्य के अवशेष और विदेशों के संग्रहालयों में प्रदर्शित अवशेष, दोनों में तांबे और दुर्लभ जस्ता तत्वों का एक अनूठा संयोजन पाया गया। जस्ता की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसे निकालना कठिन था, जिससे पता चलता है कि बेनिन के लोगों के पास या तो परिष्कृत धातु विज्ञान तकनीकें थीं या व्यापक व्यापारिक संबंध थे। संभवतः पुर्तगाली व्यापारियों के माध्यम से वे रेशम मार्ग तक पहुंचते थे। लेकिन प्राचीन बेनिन शहर कैसा था? बेनिन शहर। प्राचीन बेनिन पर लंबे समय तक ध्यान 1800 के दशक के उत्तरार्ध में चोरी हुई कांस्य मूर्तियों पर केंद्रित रहा। कलाकृतियों की सुंदरता की प्रशंसा के बावजूद बहुत कम लोग यह समझ पाए कि यह एक विशाल कथा का मात्र
एक छोटा सा हिस्सा था। हाल के निष्कर्षों ने यह याद दिलाया कि राज्य की शक्ति केवल उसकी कलात्मक कृतियों में ही नहीं, बल्कि उसकी नवोन्मेषी इंजीनियरिंग, रणनीतिक योजना और प्रभावशाली महत्वाकांक्षाओं में भी निहित थी। खुदाई से उस कहानी की मात्र एक झलक मिली जो विभिन्न क्षेत्रों, युगों और वंशों तक फैली हुई थी। बहुत से लोग उन प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियों के पीछे छिपे शहरी क्षेत्र की विशालता से अनभिज्ञ हैं। वास्तव में यह आश्चर्यजनक रूप से विशाल है। हम यहां केवल एक साधारण किले की दीवार या एक अकेली रक्षा पंक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेनिन की दीवारों की बात कर रहे हैं, जो एक व्यापक और सुनियोजित प्रणाली है और मानव इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। एक समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे पृथ्वी पर सबसे बड़ी भू रचना बताया था, जिसका निर्माण मशीनरी के आगमन से सदियों पहले हुआ था। फिर भी यह चमत्कार किसी तरह गुमनामी में खो गया, क्योंकि दुनिया ने इसके अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। आंकड़े अपने आप में अविश्वसनीय लगते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा या कहे जाने वाले ये अवरोध मात्र एक ही संरचना नहीं थे। इनमें खाइयों और ऊंचे भूभागों की एक जटिल प्रणाली शामिल थी, जो अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक गतिशील संरचना थी। ओबा के निवास और शहर के पूजनीय केंद्र को घेरने वाले भीतरी अवरोध की ऊंचाई कुछ क्षेत्रों में 66 फीट तक थी। कल्पना कीजिए एक 6 मंजिला इमारत की, जो ठोस मिट्टी से बनी है और पीढ़ियों तक मजबूत बनी रहेगी। इसके चारों ओर उतनी ही गहरी एक विशाल खाई है, जो एक ऐसा गढ़ बनाती है जो किसी भी घुसपैठिए को रोक सकती है। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी। इस केंद्रीय केंद्र से परे द्वितीयक अवरोधों और खाइयों की एक व्यापक प्रणाली थी। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक फैली ये किलेबंदी 500 से अधिक बस्तियों को जोड़ती थी। कुल मिलाकर ये 2500 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थीं। प्रत्येक दीवार और मोड़ को ध्यान में रखते हुए इसकी कुल लंबाई चौंका देने वाली 9900 मील है। सरल शब्दों में कहें तो यह पूरी संरचना चीन की महान दीवार की लंबाई से 4 गुना से भी अधिक है। कल्पना कीजिए एक दीवार जो न्यूयॉर्क शहर से लॉस एंजल्स तक जाती है, फिर वापस आती है और फिर यही यात्रा दोहराती है। इन सभी का निर्माण केवल फावड़ों, टोकरियों और मानवीय दृढ़ संकल्प के बल पर किया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार निर्माण प्रक्रिया में 15 करोड़ से अधिक श्रम घंटे लगे। 8वीं शताब्दी से शुरू होकर विभिन्न सम्राटों के शासनकाल के दौरान निर्माण परियोजना का काफी विस्तार हुआ। ओबा इवारे के शासनकाल में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसका प्रमाण खुदाई के दौरान मिले हाथी दांत के नमक दान पर उनकी आकृति की नक्काशी से मिलता है। इन खोजों ने लंबे समय से चली आ रही मौखिक परंपराओं को प्रमाणित किया। यह साम्राज्य न केवल शक्तिशाली था, बल्कि सुव्यवस्थित, संगठित और लक्ष्य उन्मुख भी था। इससे नए सवाल खड़े हो गए। इतने विशाल स्मारक के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य था कि उस पर हर कोण से निगरानी रखना असंभव था? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये दीवारें शत्रुओं से रक्षा करने के अलावा एक व्यापक कार्य भी करती थीं। प्राचीन ईदो मान्यताओं के अनुसार शहर के बाहरी इलाके खतरनाक और आध्यात्मिक उथल-पुथल से भरे हुए माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि ये दीवारें एक पवित्र अवरोध, ओबा द्वारा पवित्र की गई एक सुरक्षा घेरा थीं। इस घेरे के भीतर राज्य न केवल मानवीय शत्रुओं से, बल्कि जंगल में विचरण करने वाली रहस्यमय शक्तियों से भी सुरक्षित था। इस प्रकार ये दीवारें मिट्टी और चिकनी मिट्टी से बनी होने के बावजूद अपने महत्व से कहीं बढ़कर थीं। वे पूरे राज्य के लिए एक ताबीज बन गए।
निर्माण की संरचना में एक और रहस्य छिपा है। उन्नत उपकरणों और संचार प्रौद्योगिकी से रहित एक सभ्यता ने इतने विशाल कार्य का संचालन कैसे किया? इसकी विशालता से अनुमान लगाया जा सकता है कि जनसंख्या पहले की अपेक्षा कहीं अधिक रही होगी। कुछ इतिहासकार अब यह अनुमान लगा रहे हैं कि प्राचीन बेनिन एक महाशक्ति था जिसकी आबादी संभवतः 1 करोड़ तक थी। यदि यह सिद्ध हो जाता है तो यह संकेत देगा कि यह शहर अपने समय के सबसे बड़े और सुव्यवस्थित शहरी केंद्रों में से एक था। जब यूरोप ने पहली बार सन 1485 में ग्रेट बेनिन को देखा तो पुर्तगाली यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह एक छोटा सा गांव नहीं बल्कि एक बड़ा और सुव्यवस्थित शहर था, जबकि उन्हें लगा था कि यह एक साधारण बस्ती होगी। उस समय बेनिन का राज्य उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक विकसित और जीवंत था। एक विशाल मिट्टी के किले से सुरक्षित यह शहर आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक था, जिसने पुर्तगालियों को प्रभावित किया और बाद में उन्होंने इसे महान बेनिन नाम दिया। हालांकि उनका मानना था कि यह नाम भी इसकी वास्तविक भव्यता को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। शुरुआती यात्री अपने सामने के दृश्यों को देखकर दंग रह गए। उन्हें दूर क्षितिज तक फैली हुई विस्तृत और चौड़ी सड़कें दिखाई दीं, जो सुव्यवस्थित ढंग से बनी हुई थीं। कहीं भी बेतरतीबी का आभास नहीं था। हर चीज सावधानीपूर्वक योजना और भव्यता का एहसास करा रही थी। राजमहल मध्य में प्रमुखता से स्थित था, एक ऐसी विशाल संरचना कि कुछ यूरोपीय लोगों ने इसकी तुलना हॉलैंड के एक पूरे शहर से की थी। दीवारों पर जटिल कांसे की नक्काशी की गई थी, जिनमें से प्रत्येक राजाओं, योद्धाओं और राज्य के अस्तित्व की कहानियां बयां करती थीं। इस दौरान व्यापार में अपनी भागीदारी के कारण बेनिन का विकास हो रहा था। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित होने के कारण यह वैश्विक व्यापार मार्गों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। व्यापारी यूरोपियों के साथ काली मिर्च, हाथी दांत, ताड़ का तेल और दास जैसी वस्तुओं का व्यापार करते थे। इस व्यापार ने राज्य को धन और प्रभाव प्रदान किया, जो इसकी प्रभावशाली वास्तुकला, सुव्यवस्थित सड़कों और दुर्जेय सैन्य शक्ति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आरंभिक यात्रियों ने अपने अनुभवों को दर्ज किया और अपने शब्दों के माध्यम से शहर की भव्यता का वर्णन किया। कुछ ने शहर को ऊंचे पत्थर के किलों से नहीं, बल्कि एक विशाल गहरी खाई से सुरक्षित बताया, जो एक सुरक्षात्मक कवच की तरह उसे घेरे हुए थी। आवासों का निर्माण बड़ी ही सावधानी से किया गया था, जिनमें मिट्टी की दीवारें और ताड़ के पत्तों से बनी छतें थीं। यह साम्राज्य व्यापक रूप से फैला हुआ था और इसके निवासी दृढ़ता, सम्मान और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक थे। 1600 के दशक के उत्तरार्ध में पुर्तगाली यात्री जो कुछ देखते थे उससे आश्चर्यचकित रह जाते थे। उन्होंने एक ऐसे शहर का वर्णन किया जो आकार में लिस्बन को टक्कर देता था और जिसकी सड़कें अंतहीन प्रतीत होती थीं। उन्होंने भव्य आवासों और जटिल नक्काशीदार स्तंभों से सजे एक विशाल महल का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने धनवान और मेहनती निवासियों की भूमि का वर्णन किया। उन्होंने यहां तक दावा किया कि शहर इतना सुरक्षित था कि दरवाजों की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि चोरी लगभग न के बराबर थी। उन्होंने एक ऐसे समुदाय को देखा जिसमें सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली, सक्षम स्थायी सैन्य बल और प्रतिभाशाली शिल्पकारों और धातुकर्मियों द्वारा संचालित समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। प्रसिद्ध तांबे की मिश्र धातु से बनी कलाकृतियां, जिन्हें अब बेनिन कांस्य कहा जाता है, राज्य की सौंदर्य शास्त्र,
जटिलता और कथात्मकता के प्रति गहरी सराहना को दर्शाती थीं। यूरोपीय लोगों को यह समझ में आया कि यह केवल एक साधारण समाज नहीं था, यह एक उन्नत सभ्यता थी जो कई मामलों में उनकी अपनी सभ्यता के बराबर थी और कुछ क्षेत्रों में तो उनसे कहीं आगे थी। आज हाल ही में हुए पुरातात्विक उत्खनन से और भी खोजें सामने आ रही हैं। ये उत्खनन कई वर्षों पहले साझा किए गए ऐतिहासिक वृत्तांतों की पुष्टि कर रहे हैं। जमीन के नीचे एक ऐसी सभ्यता के प्रमाण दबे हुए हैं जिसके पास इतिहास का सबसे विशाल स्मारक बनाने के लिए अपार शक्ति, संगठन और विशेषज्ञता थी। इन खोजों से पता चलता है कि प्राचीन वृत्तांत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताए गए थे, बल्कि उन्हें कम करके आंका गया था। बेनिन की भव्यता मूल रूप से दर्ज की गई बातों से कहीं अधिक थी, जो लिखित शब्दों की सीमाओं से परे कहीं अधिक धन, आकार और वैभव को दर्शाती है। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आता है, विजय से लेकर उसके बाद आने वाले अंधकार तक। यूरोपियन को कुछ करना ही था। आइए जानते हैं। जिस दिन ग्रेट बेनिन ने साम्राज्य का सामना किया, जनवरी 1897 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने ग्रेट बेनिन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कार्यवाहक महावाणिज्य दूत जेम्स फिलिप्स, जो एक ब्रिटिश व्यापार अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, ने बेनिन सिटी में जबरदस्ती प्रवेश करने का निर्णय लिया। फिलिप्स ओबा से अपने राज्य को ब्रिटिश व्यापार, विशेष रूप से ताड़ के तेल और हाथी दांत के लिए खोलने का आग्रह करना चाहता था। ओबा के सरदारों द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद कि वह प्रतीक्षा करे, क्योंकि यह पवित्र अगुए उत्सव का समय था जब ओबा किसी भी विदेशी आगंतुक से नहीं मिल सकते थे, फिलिप्स ने उनकी विनतियों को अनसुना कर दिया और अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ता रहा। वह एक अहंकारी व्यक्ति था जो सोचता था कि कोई भी चीज उसकी प्रगति में बाधा नहीं बन सकती। लंदन के अधिकारियों के साथ अपने पत्राचार में उन्होंने बेनिन राज्य को ब्रिटिश लक्ष्यों में बाधा बताया। उनका मानना था कि केवल शक्ति प्रदर्शन से ही इस मुद्दे का समाधान हो सकता है। उन्होंने बेनिन से मिली चेतावनियों को महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। अटूट आत्मविश्वास और हठ के साथ वह एक छोटे से दल और यहां तक कि एक ब्रास बैंड के साथ शहर की ओर बढ़ा, यह सोचकर कि ओबा डर जाएगा। हालांकि उसने स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा। बेनिन के लोग अपने रीति रिवाजों को बहुत गंभीरता से लेते थे और फिलिप्स ने अपनी सीमाएं पार कर दी थीं। जैसे ही वे निकट पहुंचे, बेनिन के निडर योद्धाओं ने पूरी शक्ति से उनका सामना किया। घात लगाकर किया गया हमला अचानक और घातक था। फिलिप्स और उनके अधिकांश साथी पराजित हुए। इस घटना से ब्रिटिश साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद एक छोटे से अफ्रीकी राज्य ने उसके अधिकारियों को पराजित कर दिया। इस घटना ने साम्राज्य को वह उत्तम अवसर प्रदान किया जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। बेनिन की संपदा पर कब्जा करने की लालसा पहले से ही प्रबल थी। फिलिप्स की मृत्यु के साथ उन्हें वह औचित्य मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उनकी मृत्यु आगामी संघर्ष का उत्प्रेरक बनी। फरवरी में अचानक हुए हमले के तुरंत बाद ब्रिटेन ने एक जवाबी कार्रवाई शुरू की जिसे दंडात्मक अभियान के रूप में जाना जाता है। एडमिरल सर हैरी रॉसन के नेतृत्व में लगभग 1200 रॉयल मरीन और नाविकों का एक दल अत्याधुनिक हथियारों जैसे मैक्सी मशीन गन, भारी तोपखाने और कई मार्टिनी हेनरी राइफलों से लैस होकर बेनिन के लिए रवाना हुआ। हालांकि आधिकारिक बयान में इस अभियान को एक बर्बर क्षेत्र को अनुशासित करने और खतरनाक रीति रिवाजों को रोकने के प्रयास के रूप में चित्रित किया गया था, लेकिन दशकों तक निजी पत्राचार, डायरियों और आधिकारिक दस्तावेजों में छिपी हुई वास्तविक कहानी इससे बिल्कुल विपरीत थी। बाद के वर्षों में इस भाग को अक्सर स्वीकारोक्ति कहा जाता है।
हमले में भाग लेने वाले सैनिकों ने बाद में अपने अवलोकन बताए। उन्हें किसी कठोर निर्जन भूमि का सामना करने के बजाय एक परिष्कृत और समृद्ध सभ्यता में पाया गया। अनेक विवरणों में चौड़ी और सीधी प्रभावशाली सड़कों का उल्लेख मिलता है। इनमें उत्कृष्ट शिल्प कौशल से निर्मित मजबूत किलेबंदी का विस्तृत वर्णन है। इनमें समृद्ध लाल मिट्टी से बने सुव्यवस्थित आवासों का वर्णन है और पूरे शहर के कुशल संगठन को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया गया है। ओबा के महल के भीतर की कलाकृति ने उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें अनेक जटिल कांस्य, हाथी दांत और लकड़ी की मूर्तियां देखने को मिलीं, जिनमें से प्रत्येक असाधारण शिल्प कौशल का प्रदर्शन कर रही थी। महल के स्तंभ चमकदार धातु की आकृतियों से सुशोभित थे, जिनमें राज परिवार, योद्धाओं और पूजा पाठ की कहानियों को दर्शाया गया था। वेदियों पर हाथी दांत की उत्कृष्ट नक्काशीदार मूर्तियां प्रदर्शित थीं और यहां तक कि भंडार गृह भी बहुमूल्य कलाकृतियों से भरे हुए थे। कलाकृति में प्रदर्शित कौशल का स्तर यूरोप में अब तक देखे गए किसी भी कौशल से कहीं अधिक था, शायद उससे भी बढ़कर। सैनिक ऐसे अद्भुत स्थान के अस्तित्व को देखकर पूरी तरह से चकित थे। उन्होंने शहर की रक्षा नहीं की, बल्कि उसका फायदा उठाया। यह अभियान सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई चोरी थी। सैनिकों को हर एक इमारत की पूरी तरह से तलाशी लेने का आदेश दिया गया था। उन्होंने 3000 से अधिक अमूल्य कलाकृतियां चुरा लीं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वास्तविक संख्या 10,000 तक हो सकती थी। ये चोरी की गई कलाकृतियां बाद में बेनिन कांस्य के नाम से जानी गईं, जिन्हें लंदन भेजे जाने से पहले कीचड़ में उपेक्षित छोड़ दिया गया था। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने इन चोरी की गई कलाकृतियों को लंदन, बर्लिन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के संग्रहालयों को बेच दिया। इन बिक्री से प्राप्त मुनाफे का इस्तेमाल उस अभियान को वित्त पोषित करने के लिए किया गया जिसने शहर को तबाह कर दिया, यानी शहर के चुराए गए इतिहास का इस्तेमाल आक्रमण को वित्त पोषित करने के लिए किया गया। एडमिरल रॉसन ने महल से खजाने हटाने का आदेश देने के बाद सब कुछ जलाने का आदेश दिया। आग की लपटों ने कई दिनों तक शहर को अपनी चपेट में रखा। 6 मंजिला ऊंची विशाल दीवारें विस्फोटकों से ध्वस्त कर दी गईं। 24 एकड़ में फैले प्रांगणों में निर्मित महल आग की चपेट में आ गया। गिल्ड हाउस, बाजार, आवासीय भवन और धार्मिक स्थल सभी नष्ट हो गए। भव्य शहर ग्रेट बेनिन एक भयंकर आग के गोले में तब्दील हो गया था। 100 से अधिक वर्षों बाद 2022 में उस स्थान पर खुदाई कर रहे शोधकर्ताओं ने उस दुखद काल की घटनाओं के निर्णायक प्रमाण खोज निकाले। जमीन में और गहराई तक खुदाई करते हुए उन्हें 1897 की तबाही के तुरंत बाद की परत मिली, जो राख की घनी काली परत से बनी थी। मिट्टी में आग लगने के अवशेष अभी भी मौजूद थे। काली मिट्टी के बीच उन्हें हमलावरों की मौजूदगी का अकाट्य प्रमाण मिला। मार्टिनी हेनरी गोलियों के खोखे, जो ब्रिटिश सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की गई गोलियों से मेल खाते थे, जमीन पर बिखरे पड़े थे। लूटी गई ब्रिटिश जिन की बोतलों के टूटे हुए कांच के टुकड़े पूरे इलाके में बिखरे पड़े थे। ये सबूत पुरानी डायरियों और चिट्ठियों में मिले विवरणों से हूबहू मेल खाते थे। यह जगह मानो समय के साथ संरक्षित एक अपराध स्थल जैसी लग रही थी। खुदाई में एक ऐसी महत्वपूर्ण खोज हुई जिसने इतिहास की पूरी कहानी ही बदल दी। पहले इतिहास में एक ऐसे राज्य का चित्रण था जो शीघ्रता और आसानी से नष्ट हो गया था, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक भयावह थी। राख की परत के भीतर शोधकर्ताओं ने लोहे के भाले के सिरे खोजे
जो बेनिन की विशिष्ट शैलियों से भिन्न थे। ये अस्थायी हथियार हमलावरों द्वारा लाए गए धातु के बचे हुए टुकड़ों से जल्दबाजी में बनाए गए थे। इससे संकेत मिलता है कि बेनिन के लोग विनाश के बावजूद प्रतिरोध और लड़ाई जारी रखे हुए थे। शोधकर्ताओं ने कौड़ी के खोलों से भरे अनुष्ठानिक गड्ढे खोजे। इन गड्ढों का उपयोग चल रहे संघर्ष के दौरान लोहे के देवता ओगुन से शक्ति प्राप्त करने के लिए चढ़ावे के रूप में किया जाता था। एक रोचक खोज पीतल का एक मनीला सिक्का था जिस पर महारानी विक्टोरिया की छवि अंकित थी, जिसे बेनिन के कारीगरों ने औपनिवेशिक शासन का विरोध करने के लिए ताबीज के रूप में इस्तेमाल किया था। इस कृत्य ने एक सशक्त संदेश का प्रतीक बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने कष्टों के लिए जिम्मेदार नेता की छवि को उसके साम्राज्य के विरुद्ध एक ताबीज में बदल दिया। बेनिन को लेकर दुनिया भर के संग्रहालय क्यों व्याकुल हैं? वृत्तांत एक बुनियादी तथ्य से शुरू होता है। MOWA द्वारा बेनिन सिटी में किए गए उत्खनन मात्र सामान्य पुरातात्विक परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक समझ की बुनियाद को ही चुनौती देने वाला एक रहस्योद्घाटन है। कोई यह सवाल उठा सकता है कि क्या हम बेनिन के बारे में काफी समय से नहीं जानते थे? यह सच है कि विद्वान और यात्री बेनिन की दीवारों, कांस्य मूर्तियों और राज्य से परिचित थे, लेकिन इस उत्खनन ने उन तथ्यों को उजागर किया है जिन्हें एक सदी से भी अधिक समय तक जानबूझकर छिपाया गया, नकारा गया और मिटा दिया गया। यह उस वास्तविकता को प्रमाणित करता है जिसे दुनिया स्वीकार करने में हिचकिचाती रही है कि अफ्रीका में भी यूरोप और एशिया की सभ्यताओं के समान ही जटिल, परिष्कृत और वैश्विक स्तर पर फैली सभ्यताएं थीं। एक सदी से भी अधिक समय से अफ्रीका के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और गलत तरीके से दिखाया गया है। यह एक मनगढ़ंत कहानी थी जिसका इस्तेमाल पूरे महाद्वीप के शोषण और उसके निवासियों के जबरन दमन को जायज ठहराने के लिए किया गया था। यूरोप के प्रभावशाली व्यक्तित्व जैसे कि हेगेल जैसे दार्शनिक यहां तक दावा करते थे कि अफ्रीका का कोई गौरवशाली अतीत नहीं है, कोई ऐसी उल्लेखनीय संस्कृति नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके, और कोई ऐसी महत्वपूर्ण कहानी नहीं है जिसे साझा किया जा सके। अंधकारमय महाद्वीप का ठेका महज एक मनगढ़ंत कहानी थी जिसका उद्देश्य ब्रिटेन जैसी औपनिवेशिक शक्तियों को सभ्य बनाने वाले के रूप में सूप में चित्रित करना था। मोआ उत्खनन से सामने आए खुलासे इस भ्रामक कहानी को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। यह दर्शाते हैं कि बेनिन न केवल उन्नत था बल्कि वैश्विक स्तर पर जटिल रूप से जुड़ा हुआ था, राजनीतिक रूप से संरचित था और उल्लेखनीय तकनीकी क्षमता प्रदर्शित करता था। सबसे पहले आइए इंजीनियरिंग पहलू पर बात करते हैं। बेनिन में खोजी गई जल विद्युत प्रणाली की अद्भुत रचना अफ्रीकी तकनीकी प्रगति के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देती है। 12 मील से अधिक लंबी खाइयों का उपयोग रक्षा के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। इनमें नील पर्च जैसी मछलियों को रखने के लिए डिजाइन किए गए जटिल नहर ताले और चैनल शामिल थे, जो उस युग में यूरोप से कहीं बेहतर जल प्रबंधन का प्रदर्शन करते थे। यह नवाचार बाहरी स्रोतों से आयात नहीं किया गया था, बल्कि इसे आंतरिक रूप से विकसित किया गया था। संभवतः इसका प्रभाव अन्य अफ्रीकी साम्राज्यों पर भी पड़ा होगा, जिससे यह सिद्ध हुआ कि अफ्रीकी रचनात्मकता स्वदेशी और प्रामाणिक थी। वैश्विक व्यापार इस सूची में अगला स्थान रखता है। अब यह ज्ञात है कि अफ्रीकी राज्य पहले की तरह अलग थलग जनजातियां नहीं थे। मोवा के निष्कर्षों से मिले साक्ष्य बताते हैं कि बेनिन ने एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, हिंद महासागर से 11 पाउंड से अधिक
वजन के मूंगे के मोती बेनिन में पाए गए। इसके अतिरिक्त सैकड़ों मील दूर स्थित खानों से तांबा लाया जाता था। प्रसिद्ध बेनिन कांस्य में प्रयुक्त जस्ता, जो यूरोप में भी अपनी कठिन शोधन प्रक्रिया के लिए जाना जाता है, सहारा रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व से होकर गुजरने वाले व्यापार मार्गों के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। इससे पता चलता है कि यह राज्य विश्व के साथ सक्रिय रूप से व्यापार में संलग्न था। विभिन्न महाद्वीपों में वस्तुओं, विचारों और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बेनिन के व्यापारी स्वयं हिंद महासागर तक भी गए होंगे, जिससे अफ्रीकी समुद्री इतिहास की एक भूली हुई गाथा का पता चलता है। मोवा में खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियों ने संग्रहालयों के बेनिन के कांस्य कला के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है। पहले इन्हें सजावटी आदिम कला माना जाता था, लेकिन अब इन्हें लेखन और अभिलेखन के एक रूप के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये कलाकृतियां एक परिष्कृत सभ्यता की कहानी बयां करती हैं, जिनमें राजाओं, संघों, सेनाओं और व्यापार का दस्तावेजीकरण किया गया है। ये स्थल ऐतिहासिक पुस्तकालय के रूप में भी कार्य करते हैं, जिनमें कर भुगतान, कानूनी फरमान और महत्वपूर्ण घटनाओं को संरक्षित किया गया है। प्रत्येक वस्तु उस सुशिक्षित और नौकरशाही समाज का एक स्थायी और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है, जिसने इन्हें बनाया था, और अब इस रहस्य का पर्दाफाश हो गया है। मोवा स्थल पर खुदाई करके विद्वान इन वस्तुओं को महल के भीतर उनके वास्तविक परिवेश में देख पा रहे हैं। चुआई है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इतिहासकार अब इन पट्टिकाओं पर खुदे हुए शिलालेखों को समझ सकते हैं, बेनिन की लुप्त भाषा का अर्थ जान सकते हैं और इन कलाकृतियों में अंतर्निहित दस्तावेजीकरण, कानूनी प्रक्रियाओं और ऐतिहासिक घटनाओं की जटिल प्रणाली को जान सकते हैं। यह पश्चिम अफ्रीका के रोसेटा स्टोन के समान एक महत्वपूर्ण खोज है, जो सदियों से हमारे सामने था, लेकिन अब जाकर इसके लंबे समय से छिपे रहस्य उजागर हो रहे हैं। इसके परिणाम भयावह हैं। दुनिया भर के संग्रहालय भय से कांप रहे हैं, क्योंकि यह इस बात की अकाट्य और निर्विवाद पुष्टि है कि वस्तुएं गैर कानूनी रूप से ली गई थीं। अब इसके स्रोत और सांस्कृतिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन वस्तुओं को वापस भेजना अब केवल नैतिक बहस का विषय नहीं रह गया है, यह कानूनी वैधता और इतिहास का भी मामला है। अक्टूबर में जर्मनी ने 100 से अधिक कांस्य प्रतिमाएं लौटाने का वादा किया और उनके वास्तविक मूल के प्रमाण के रूप में MOWAA की खुदाई का हवाला दिया। अन्य संग्रहालयों पर दबाव बढ़ रहा है। इस प्रमाण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस उत्खनन ने अनुमानों को तथ्यों में बदल दिया है। MOWAA के उत्खनन की उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। इन्होंने ऐतिहासिक अभिलेखों को बदल दिया है, एक उपेक्षित समाज को सम्मान दिलाया है और अफ्रीका के इतिहास को नया आयाम दिया है। इन खोजों ने बेनिन को एक सशक्त, सुव्यवस्थित और उन्नत समुदाय के रूप में उजागर किया है, जो वैश्विक स्तर पर जुड़ा हुआ था, तकनीकी रूप से कुशल था और सांस्कृतिक रूप से जीवंत था। इसके अलावा ये खोजें इस धारणा को पुष्ट करती हैं कि अफ्रीका को एक अंधकारमय महाद्वीप के रूप में चित्रित करना निराधार है और शोषण और नियंत्रण को उचित ठहराने के लिए गढ़ा गया था। बेनिन सिटी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी सेलिब्रिटी गॉसिप मिल सके। जाने से पहले अपनी स्क्रीन पर चल रहे अन्य वीडियो भी देखें।